नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960860894834455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 29 दिसंबर। 29 दिसंबर के आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम सबसे पहले कवर अप करते हैं। हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं प्रसाद स्कीम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा के अधिकार। फिर है ह्यूमन पैपिलिनो वायरस वैक्सीन, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, डार्क पैटर्न, नैतिक मुद्दे और गैर सरकारी संगठन। देखो, जो कल का हम लोगों ने कवर अप किया था उसमें ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड था। आज के भी कुछ एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और कुछ इसके अंदर जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट मेंस के लिए भी रहेगा। तो सबसे पहली स्कीम आती है हमारे सामने प्रसाद स्कीम, जो कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पर इसको श्री सेलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, उसमें अलग अलग जगह पे प्रसाद स्कीम की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने यहाँ पर श्रीसेलम आंध्र प्रदेश, श्रीसेलम एक डैम का भी नाम है। सब लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जो श्रीसेलम है वो एक डैम भी है। तो श्रीसेलम डैम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तेलंगाना में बेसिकली अब वो शिफ्ट हो गया है। वैसे कौन से रिवर के ऊपर है? ये है कृष्णा रिवर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो है प्रसाद स्कीम के तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी पिलग्रिमेज साइट है, जितने भी यहाँ पर जो भी तीर्थ स्थल है, उनको पर्यटन के रूप में एक सदुपयोग किया जा सके, उनका पर्यटन सदुपयोग करने के लिए, जिसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल है देखेंगे। तीर्थ यात्री के लिए परिसर का शामिल है, मंदिर में सौंदर्य से संबंधी कुछ रोशनी लगाई जाएगी, कृष्णावेणी रोड बनाया जाएगा, ध्वनि और प्रकाश का शो, नाइट साउंड एंड लाइट शो, डिजिटल अवसंरचना, एम्फी थिएटर होना, फूड कोर्ट का होना, ये सारी चीजें यहाँ पर बनाई जाएंगी। जिसके अंदर आध्यात्मिक यात्रा जो है उसको भी यहाँ पर और बेटर बनाने के लिए स्थानीय निवासियों के लिए यहाँ पर नया रोजगार भी आएगा, जिसपे करीब 48 करोड़ या फिर मतलब 48 करोड़ रुपए जो है उसके लिए तहत यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है वो अलाउ की गई हैं, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। अगर मैं पहले बात करूँ कि प्रसाद स्कीम क्या चीज है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रसाद स्कीम का क्या मतलब है। प्रसाद स्कीम, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए। प्रसाद स्कीम की फुल फॉर्म है तीर्थ यात्रा कायाकल्प आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। ये 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय इसको स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि पर्यटन मंत्रालय ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। तो इसमें जो है यहाँ पर जो हृदय स्कीम थी, जो ऑलरेडी पहले चल रही थी, हृदय स्कीम को यहाँ पर खत्म कर दिया गया और उसी को प्रसाद स्कीम में डाल दिया गया और नाम इसका प्रसाद यहाँ पे कर दिया गया, जिसके अंदर जितने भी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों को यहाँ पर जोड़ा गया है, उन सब में पर्यटन स्थानों को, जितने भी ऐसे स्थान है जो पर्यटन को यहाँ पर प्रमोट करते हैं, ऐसे तीर्थ यात्रा वाले स्थान, उनको यहाँ पर प्रमोट भी किया जाएगा, उन पर यहाँ पर सरकार द्वारा ध्यान भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रसाद स्कीम में। ये एग्जाम में बन सकता है, इस पे क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पे पूछ सकते हैं, कौन इसको बना रहा है। अभी प्रसाद की जो सिटीज है अगर मैं बात करूं, अभी भी बहुत सारी, मैं आपको नाम भी लिखवा देती हूँ यहाँ पर बिल्कुल। ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की जो सरकार है वही इसको पूरा फंड कर रही है। और इसके अंदर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी, दोनों को यहाँ पर उपयोग भी किया जाएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी जगह है जिनको प्रसाद स्कीम में जोड़ा गया है, वो है गया बिहार की, वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, केदारनाथ, कामाख्या असम में,
विशाखापट्टनम, सॉरी अमरावती आंध्र प्रदेश की, द्वारका गुजरात का, अजमेर राजस्थान का। ठीक है, ये सारी जगह है, इंपॉर्टेंट जगह है सारी। तो ये सारी जो जगह है ना वो यहाँ पर डेवलप की जा रही है। ये आपको सारे नाम पता होने चाहिए। एग्जाम में इन सब से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो प्रसाद स्कीम यहाँ पर डेवलप करने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है, ताकि हम लोग क्या करें, हमारा जो लोकल कल्चर है उसको हम क्या कर सके, उसको दोबारा से रिवाइव कर सके, उसको दोबारा से यहाँ पर जान सके। ये इसके लिए स्वदेश दर्शन स्कीम भी लेकर के आई गई है, हेरिटेज आइकॉनिक सिटीज बहुत सारी यहाँ पर आई है। देखो अपना देश, आप लोगों ने सुना होगा, ये एक वेबिनार्स थी यहाँ पर, जिसके तहत देश से हमारे जो है जुड़ी हुई चीजों को यहाँ पर शोकेस किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर वो इस जगह पूरे एरिया में यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने देख लिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर जितने भी हमारी लोकल कल्चर, हमारा लोकल आर्ट है, उसको यहाँ पर दिखाया जाए। प्लस जितने भी पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है उनको बहुत सुंदर बनाया जाए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आए और वो इजी भी रहे, कंफर्टेबल रहे हमारे टूरिस्ट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है हमारे टूरिस्ट को, इजी रहे। उसी के लिए सरकार ने जो है अभी रिसेंटली, आपको याद होगा मैंने पहले भी कवर किया है, महाकाल कॉरिडोर भी बनाया है। ये महाकाल कॉरिडोर इसी पर्पस के लिए बनाया गया था, ताकि ये प्रमोट किया जा सके। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बहुत ही बढ़िया विश्व स्तर की अवसंरचना यहाँ पे की जाएगी, ताकि वहां के जो लोग काम करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जा सके। टूरिस्ट की संख्या को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाई जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा टूरिज्म के बारे में, और ये बताया जाएगा कि भाई हमारी जो टूरिज्म है वो इकोनॉमी में कैसे प्रमोट करती है, लोकल पीपल को कैसे वहां पे रोजगार के अवसर प्रदान करती है। साथ ही साथ ये आप सिटीज पढ़ सकते हो, मैंने आपके सामने सारी सिटीज भी यहाँ पे लिखी हुई है, इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। कि आप ये बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी सिटीज हैं जिनको ऐड किया गया था स्टार्टिंग में प्रसाद स्कीम के तहत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, वही मैं अगर बात करूँ श्रीसेलम टेम्पल की, जो अब ये सारा कुछ ना जो है आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बनेगा, सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड है ये। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पता है यूपीएससी कुछ इसी प्रकार के सवाल पूछती है। सो श्रीसेलम टेम्पल के बारे में देखेंगे। श्रीसेलम टेम्पल या फिर उसका दूसरा नाम है मल्लिकार्जुन, ये जो है नालामला हिल्स, कृष्णा रिवर, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। पार्वती को यहाँ पर भ्रमरंभा और शिव जी को यहाँ पर मल्लिकार्जुन के रूप में दिखाया गया है, जो कि शैविज्म और शक्तिज्म की दोनों की है। और ये वो जगह है जो कि हमारे भारत की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। शक्तिपीठ हिंदू के लिए यहाँ पर जो है वो एक शक्तिपीठ के रूप में इसको जो है वो जाना जाता है। तो श्री सेलम टेम्पल जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और साथ ही साथ ये एक मल्लिकार्जुन, ये भी आप याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन टेम्पल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे शिवरात्रि मनाना, ये सब हिंदुइज्म को बेसिकली ये प्रमोट करता है। ठीक है, सो ये सब आप लोगों को याद हो जाएगा यहाँ पर, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है ये किस टेम्पल ने यहाँ पर इसको जो है वो डेवलप कराया, या फिर इसका आर्किटेक्चर वगैरह भी देख लेते हैं हम एक बार। इस पूरे टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है, इसके अंदर गोपुरम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर गेटवे है, हॉल्स है, और मुखा मंडप, क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर था उनके जो सबसे किंग थे एक हरिहर, हरिहर वन, उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप कराया था। और इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं सतवाहन डायनेस्टी से, सतवाहन डायनेस्टी से इसको देखने को मिलता है। और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो और कंस्ट्रक्ट कराई गई थी, कब, रेड्डी किंगडम ने यहाँ पर बनाई थी। रेड्डी किंगडम जो कि साउथ की किंगडम है, उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप करवाया था। यहाँ पर आपको शिवरात्रि बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और इसका जो है वो वन ऑफ दी वन ज्योतिर्लिंग की ये जगह है, तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 में से एक यहाँ पर है, एक वो महाकाल उज्जैन जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, गुजरात का सोमनाथ, वाराणसी उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का त्रियंबकेश्वर, गुजरात में द्वारका, रामेश्वरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, सो ये आपको पूरा आर्किटेक्चर, और यूपीएससी जैसे कि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से जरूर सवाल करती ही करती है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये हो सकता है कि इस बार आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए
क्योंकि इसमें जितने भी फैक्ट्स आ रहे हैं ना, इन सबसे क्वेश्चन बनने का चांस ज्यादा है। तभी मैंने यहाँ पर आपका ये लिखा है, क्योंकि इन सभी फैक्ट से देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप होगा, इसलिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, मतलब ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, बिकॉज क्वेश्चन आने का अच्छा खासा चांस है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार काफी न्यूज में चल रहे हैं। तो अभी ये बौद्धिक संपदा अधिकार होते क्यों है और ये क्यों न्यूज में चल रहे हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर अपना जो है एक निर्णय दिया है, किसके ऊपर? रूह अफ़ज़ा जो सब लोग पीते ही हैं, तो रूह अफ़ज़ा के ऊपर जो है वो एक ट्रेडमार्क के ऊपर यहाँ पर जो है एक दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको बैन किया है, या अभी रूह अफ़ज़ा जो हम यहाँ पर पीते हैं उसकी ट्रेड के ऊपर यहाँ पर जो है बात की गई है। इसके लिए ये एक इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब ये क्या है इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए अभी ये केस आया है, हमदर्द नेशनल फाउंडेशन वर्सेस सरदार लेबोरेटरीज। हमदर्द ये वही है जो कि यहाँ पर रूह अफ़ज़ा को यहाँ पर डेवलप करते हैं। ये वो ट्रेडमार्क का जो है ये केस निकल कर के आया है, और कोर्ट ने यहाँ पर ये बात बोली है कि अभी जो रूह अफ़ज़ा है यहाँ पर, ये रूह अफ़ज़ा एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी गुडविल भी हासिल कर ली है। आप लोग जानते हैं रूह अफ़ज़ा काफी लोग जो है वो गर्मियों में इसको पीते भी हैं। सो यहाँ पर न्यायालय के अनुसार रूह अफ़ज़ा नामक जो ट्रेडमार्क है ये एक बहुत मजबूत चिन्ह हो गया है, जिसके लिए उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि इसने अपनी गुडविल यहाँ पर हासिल कर ली है। पहले तो आपको मैं ये बताऊं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, देखो, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है अगर आपने अपने दिमाग से अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आपने अगर कुछ भी बहुत बढ़िया क्रिएट किया है। जैसे अभी वैक्सीन आई है, भारत की वैक्सीन यहाँ पर आई है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ये अपनी बुद्धिमता से भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्रिएट करी है। अभी रिसेंटली जो नेसल वैक्सीन आई है भारत की, जो ऐसी कोई भी और वैक्सीन है, या हम लोगों का कोई एयरक्राफ्ट है, हम लोगों का कोई कुछ भी है, वो अगर आपने अपनी खुद की यहाँ पर चीजों से क्रिएट किया है, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, वीपो, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वैश्विक बौद्धिक संपदा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बनाई भी गई है, जिसमें आपकी कुछ भी इन्वेंशन है, आपने अपने दिमाग से क्रिएट करी है, आपने कुछ भी लिखा है, आपने कुछ वर्क किया है, आपका कोई प्रिंटेड मटेरियल, आपके नोट्स हैं, आपका कोई डिजाइन है, आपको कोई सिंबल है, आपको कोई नाम और इमेज आपने यूज करी है, वो सारी चीजें आपकी किसकी आती हैं? ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधिकार है हमारे पास, कि वो आप ही के पास रहेंगे। एक पीरियड होता है उसका, कईयों का 10 साल है, कईयों का 20 साल है, वो सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, आर्टिकल 27 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि 10 दिसंबर 1948 में बताए गए थे। देखो आप सबने एक शब्द सुना है कॉपीराइट, है ना, सबने सुना है। कॉपीराइट अलग चीज। कॉपीराइट क्या होता है कि आपने वो चीज एक्सप्रेस करी है लिखने की फॉर्म में। यहाँ पढ़ो, ये क्या होता है, आपने कोई भी लिटरेरी, जैसे ये नोट्स है, अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये नोट्स है, इस पे हमारा कॉपीराइट आप देख रहे हो यहाँ पर। यहाँ पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कॉपीराइट है, यहाँ पर ज्ञान सर का नाम है, यहाँ पर हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हमारा लोगो मिल रहा है, यहाँ पर आपको बीच में कॉपीराइट का यहाँ पे नाम लिखा हुआ मिल रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमारे कॉपीराइट है, क्योंकि ये कोई जो है, ये आपने जो एक्सप्रेस किया है, आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, ये वो है। आप देखते हो कि कई बार ऐसे लिखा होता है इंस्टीट्यूट के नोट पे, ऐसे सी और ऐसे सर्कल होता है, कॉपीराइट ऑफ दिस मच इंस्टीट्यूट, ये हमारा SCS का कॉपीराइट है इसके ऊपर। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारा कॉपीराइट है, जो आपकी लिटरेसी, आपकी कुछ लिखी हुई चीज है, आपका कोई ड्रामा की स्क्रिप्ट, आपका कोई म्यूजिक की कॉम्पोजिशन आपने तैयार करी है ना, आपने कोई यहाँ पर साउंड रिकॉर्डिंग तैयार करी है, आर्टिस्ट वर्क है, सिनेमा की ग्राफी है, हम कहते हैं ना यार ये तो कॉपीराइट इसने वायलेट कर दिया, इसने कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया, इसे कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है ना, जो एक पर्सन को उसकी कॉपीराइट वर्क के तहत आपको आपका अधिकार है यहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, तो वो भी आपका कॉपीराइट, आपका खुद का अधिकार है उसके ऊपर।
ठीक है, आप जो है फर्स्ट ओनर है, जो भी चीज है आप उस चीज के, उस वर्क के फर्स्ट ओनर हो। और अगर आप वो चीज को किसी को सेल करना चाहते हो, उसका लाइसेंस किसी और को देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक रिटर्न अग्रीमेंट तैयार करना होगा। इसे हम कहते हैं कॉपीराइट। ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, आपने कुछ रिप्रेजेंट करा है ग्राफिकली। जैसे अगर मैं बात करूं, सब लोग जो है सब खाते ही हैं बाहर की चीजें, और जैसे कैडबरी है, ठीक है, चॉकलेट है। कैडबरी चॉकलेट का आप लोगों ने लोगो देखा होगा, सी करके फॉर्म में लिखा होता है। तो वो क्या है उसका, वो उसका ट्रेडमार्क है, वो उसका साइन है, जो कि भाई आपकी, ये आपकी है, ये चीज हमें पता चलती है। हमें बीएमडब्ल्यू का लोगो सबने देखा है ना। आपने बीएमडब्ल्यू का लोगो देखा हुआ है, तो वो क्या है, वो उसका अपना ट्रेडमार्क है। अब जैसे ना मैं ये बनाऊं, मैं आपको एग्जांपल देके, मैंने ये ऐसे 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, आपके दिमाग में देखते ही आ जाएगा ये तो ऑडी है ना। क्यों, क्योंकि ये 4 सिंबल्स जो होते हैं ये ऑडी की निशानी होती है। ठीक है, वैसे ये ऑडी जो है, ये ऑडी में ये 4 सिंबल्स है ना, 4 कंपनी के मार्क हुआ करते थे, ऑडी, डीकेडब्ल्यू, हॉर्श एंड वॉन्ड्रो। अब ये ऑडी हो गया। तो आपके दिमाग में ना ये सिंबल देखते ही ये ऑडी की पहचान आ जाएगी, सबके दिमाग में आ जाएगी, है ना। सबको पता है ये चीज, इसका लोगो है ये तो, है ना। अगर मैं आपको बोलूं, मैं आपके सामने अगर ये पिक्चर बनाती हूँ कुछ इस तरीके की, आपके सामने मैं कुछ ऐसे पिक्चर बनाऊं ऐसे, और बीच में कैसे, और यहाँ लिख दूं BMW, ठीक है, और नीचे ऐसे सर्कल सा है, यहाँ पर ये कलर्स है अलग अलग। तो आपके दिमाग में ये पिक्चर देखते किसका दिमाग आएगा, आपको देगा ये बीएमडब्ल्यू की ही तो, है ना। तो ये बीएमडब्ल्यू का लोगो है, तो ये वहां का ट्रेडमार्क है। ठीक है, ये आपका ट्रेड है, ये आपका लोगो है, ये आपकी पूरी पहचान बन जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो चैनल है, हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान है ये लोगो। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही लोगो है। समझ रहे हैं सब लोग। तो ये सब जो है आपको यहाँ पर मतलब एक पहचान देने के लिए, तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है पहचान देने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज का हो सकता है ये, किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, कार है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई भी एडिबल आइटम है, खाने पीने के आइटम है, वो अलग अलग सिंबल में हो सकती है, कलर में, शेप में, वर्ड में, किसी भी चीज में हो सकती है, जो उसकी हर पैकेजिंग पे होगा, हर जगह पे वो दिया हुआ होगा। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेडमार्क उसे कहते हैं जो अपनी बहुत अच्छी पहचान बना चुका होता है मार्केट में, और लोग उसको बहुत ही सद्भावना के रूप में, उसको गुडविल के रूप में देखते हैं। जो जितना ज्यादा उसका स्ट्रांग हो जाएगा, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी पैसा ही उतना लगेगा। ठीक है, आपको उसका पैसा भी यहाँ पर उतना ही लगेगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक्चुअली में ये जो केस आया था रुअफ़ज़ा वाला, वो केस ये था कि जो रुअफ़ज़ा है ना, उसने ये एप्लीकेशन दी है, जो उन्होंने सदर लेबोरेटरीज के अगेंस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन दी है, क्योंकि सदर लेबोरेटरीज अपना एक लेके आ रही है दिल अफ़ज़ा के नाम से, दिल अफ़ज़ा। अब रूह अफ़ज़ा ने तो ऑलरेडी बहुत अच्छा यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना अपनी मार्केट बना चुका है। अब उसी के नाम पे एक दिल अफ़ज़ा आ रही है, सेम नाम पे अफ़ज़ा करके, थोड़ा सा यहाँ पर उसके जो है सिंबल भी रूह अफ़ज़ा जैसा ही दिखता है। ठीक है, प्रॉपर नहीं है पर दिखता थोड़ा उसके जैसा है। तो क्या है, ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई भाई हमारे में। ठीक है, जैसे कि बिस्लेरी, बिलसेरी, पी के आए हो ना सब लोग, बिस्लेरी की जगह बिलसेरी, तो ये वही है। तो ऐसी चीजें जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ऐसा जो है वो केस ये है एक्चुअली। समझ गए सब लोग। इसे कहते हैं हम ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क कुछ इस तरीके से होता है। उसके बाद एक होता है पेटेंट, जो आपने कोई नई इन्वेंशन करी और उस नई इन्वेंशन को कोई यूज कर ले अगर, तो वो गलत हो जाएगा। आपने कोविड वैक्सीन इन्वेंशन करी तो वो आपका पेटेंट हो गया। ठीक है, वो आपको नई इन्वेंशन में, और वो इन्वेंशन क्या है, पहली बार हुई है और बहुत ही नया, और देश दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, और ये 20 सालों के लिए रहता है। ठीक है, और एक होता है डिजाइन, डिजाइन जिसके अंदर नो कोई भी आप पैटर्न कलर वगैरह यूज करके आप अपनी जो है वो पहचान बनाते हो। और अब आ गया है जीआई टैग्स। ये डब्ल्यूटीओ लेकर के आया है जीआई टैग्स को, जो 10 सालों के लिए वैलिड है, जो एक प्रोडक्ट को दिया जाता है जो उस जगह की पहचान बन जाता है।
जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि साफरॉन, मैं आपको बोलूं केसर, केसर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? आपके दिमाग में कश्मीर आएगा, आएगा ना? तो वही है ये चीज, मतलब एक जगह की पहचान बन जाता है, वो भौगोलिक संकेतक बन जाता है, उस जगह का एक संकेत हो जाता है कि भाई रसगुल्ला, वो तो फिर वेस्ट बंगाल होगा। चंदेरी साड़ीज कहाँ मिलती है? मध्य प्रदेश, है ना? मैं बोलूं पेठा तो आपके दिमाग में आगरा आएगा। मैं बोलूं शाही लीची तो दिमाग में मुजफ्फरपुर, बिहार आएगा। मैं बोलूं अगर ऑरेंजेस, ठीक है, संतरे, वो नागपुर आएगा। तो ये बेसिकली जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वो चीजें देखने को मिलती हैं। मैं बोलूं अखरोट, वॉलनट्स, मैं बोलूं एप्पल्स, सेब, ठीक है, आपके दिमाग में जम्मू कश्मीर आएगा। तो ये वही चीज है। तो ये उस जगह की बन जाती है जिसको आप 10 साल के लिए वैलिड रखते हो, और हर 10 साल बाद आप उसको रिन्यू कराओगे। इससे ये फायदा होता है कि वो चीज उस जगह की ही पहचान है, ये श्योर, कि वो पर्टिकुलर चीज उसी जगह की ही पहचान बन गया है। समझ गए सब लोग इस चीज को? तो ये है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिमत्ता। तो जो अभी आप नोट्स देख रहे हो सामने, ये क्या है? ये कॉपीराइट है। ये किसका कॉपीराइट है? एससीएस, क्योंकि हमारी एससीएस की टीम ने मिलकर के तैयार किया मेहनत से। तो ये हमारी बौद्धिमत्ता से प्रिपेयर है, हर चीज हमारी खुद की लिखी हुई है। तो ये हमारा कॉपीराइट हो गया। समझ गए सब लोग? तो ये इस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काम करती है, जिसपे एक पर्सन का ही अधिकार होता है। ठीक है ना? सो अभी ये न्यूज चल रहा है, मैंने आपको पूरा यहाँ पर आर्टिकल समझा दिया, थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आई होप सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा इस टॉपिक का। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपके लिए इजी रहेगा पूरा टॉपिक को समझना। कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इम्पोर्टेंट इस पूरे लेक्चर में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल इजी है, वो है यहाँ पर ह्यूमन पैपिलो में वायरस टीका। भारत में जो है एक यहाँ पर एक नया वायरस है यहाँ पर, ह्यूमन पैपिलो वायरस वैक्सीन। बेसिकली ये क्या है? ये एक ऐसा एक नई जो है यहाँ पर लेकर के आया गया है। क्या चीज है, पहले हम ये चीज देख लेते हैं, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। एचपीवी इसको मैं बोलूंगी, जो कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट से, त्वचा से संपर्क के माध्यम से प्रसारित हो सकता है, जिसकी अलग अलग 100 अधिक से ज्यादा किस्में हैं, जो किसी की यौन संपर्क, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, चाहे वो आपकी किसी भी माध्यम से ये पहुंच सकता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई जो एचपीवी है, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उसका सबसे बड़ा कॉमन है। जितने भी लोग सेक्सुअली एक्टिव हैं, यौन संबंध जो बनाते हैं, उनमें ये कभी ना कभी इस रोग से उनको यहाँ पर जो है वो ग्रस्त होते हुए देखा ही गया है। ठीक है? अभी बेसिकली होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ये जो बेसिकली ये चीज है, ये है क्या चीज? ये एक वैक्सीन तो इसकी आ गई है, पर ये चीज है क्या एक्चुअली में, और किन लोगों को इसको जरूरत है, ये सब चीजों को जो प्रॉब्लम है पूरी, ये मैं आपको पूरा यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या, और ये वैक्सीन निकल के आई है तो हमें इससे क्या फायदा होने वाला है आज के टाइम पे, इसको क्या ये हेल्प करने वाला है। तो देखिए भाई, इसको जो है अभी रिसेंटली ही यहाँ पर इसका बताया गया है, ये एक वायरस की तरह काम करता है, जो स्किन से स्किन के थ्रू जाता है उन लोगों का जो सेक्सुअल कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर वो जो है वो वेजाइना के थ्रू, एनाल, ओरल सेक्स के थ्रू, कैसे भी जो है वो स्किन के थ्रू पहुंच सकता है। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि इसके लिए संभोग की आवश्यकता है, ये स्किन से कनेक्शन के थ्रू भी जो है वो पहुंचाया जा सकता है। ठीक है? ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर वैक्सीन यहाँ पे निकाली गई है, ये पूरी वैक्सीन यहाँ पर मदर जो है उस वो यहाँ पर एक मदर का उसके बेबी से कनेक्शन में भी ये चीज यहाँ पे जा सकती है। ठीक है? ये वैक्सीन जो है भारत की पहली बार इसको तैयार किया गया है। इसका नाम है, इस वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। सर्वावैक एक वैक्सीन है। और ये देखा गया कि ये ज्यादातर फीमेल में जो है, जो हमारी 9 से 14 साल की फीमेल है, उनमें ये चीज जो है वो ना फैले, उसके लिए ये जो इंजेक्शन जो है यहाँ पर वो लगाया जाएगा।
अलग अलग तरीके से काम करेगा। जैसे हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे ये भी इंजेक्शन लगाया जाएगा। और इसको अप्रूवल भी मिल चुका है यहाँ पर। ये वो एक ऐसा चीज है जो कि ह्यूमन में, जो फीमेल है उसके सर्विक्स, ठीक है, उसके वेजाइना के अराउंड जो है ये डेवलप होता है, जो कि स्किन से स्किन कैंसर की तरफ जो है वो एक फैलता है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये ट्रीट इसको किया जा सकता है, इसको ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है ना जिसको हम नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन होता है ये। तो ये एक नया तरीके का इन्फेक्शन आया है, और ऐसा होता है कि अपने आप भी गायब भी हो जाता है। ठीक है, इसके ना मतलब हमें दिखते नहीं है। अगर ये हो भी गया है किसी को तो वो हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और ऐसा कहा गया है कि 90% जो है वो अपने आप इन्फेक्शन 2 साल के अंदर ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपके एक बॉडी के अंदर शरीर में ही बना रहता है। इसलिए क्या होता है, कभी कभार व्यक्ति के अनजाने रूप में, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, तो एचपीवी जो है ये दूसरे व्यक्ति में भी चला जाता है। ठीक है, तो अगर तो ये बॉडी से निकल गया तो ठीक है, पर अगर ये बॉडी से नहीं निकला है, अगर ये वायरस अभी भी आपकी शरीर में ही है, तो इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपकी जो है, जो आपके जेनिटल एरियाज हैं या फिर गले में है, ये सब चीजें जो है वहां पर क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर कैंसर की फॉर्म में भी, सर्विकल कैंसर की फॉर्म में भी ये बन सकता है। ठीक है, इसके लिए जो है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए इसका थोड़ा सा, इसको जो है पहले एक बार जांचना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसके लिए अगर मैं उपचार की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़े उपचार है। पहली बात तो ये खुद ही अपने आप हट जाता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा हो गया है, ठीक है, तो इसके लिए जो है इसमें मस्सा हो जाता है, तो मस्से का इलाज जो है वो दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, कई बार करंट्स वगैरह दे करके भी ठीक किया जा सकता है, या नाइट्रोजन की उपस्थिति में जमा करके भी उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये वापस भी आ सकता है। इसी के लिए इसको यहाँ पर जो है वैक्सीन निकाली गई है, ताकि इसमें कीमोथेरेपी वगैरह ये सब दे करके यहाँ पर यूज किया जा सके। अभी तक मार्केट में इसके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, पर ये कोशिश की जा रही है कि इसको वैक्सीन के थ्रू ठीक कर दिया जाए। ठीक है, तो सरकार की यही कोशिश है इसके अंदर, कि एक जो है इसको, जैसे हम लोग एड्स को, पोलियो को, हमने सब लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इसके लिए प्रॉपरली इंजेक्शंस लगवा लेते हैं पहले ही, ताकि ये चीज जो है वो किसी में फैले नहीं। तो वही चीज है यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को अब मिल रहा है। इसलिए इसके लिए यहाँ पर जो है इंडिया द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई है, जिसका नाम है एचपीवी। वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन यहाँ पर तैयार की गई, और ऐसा कहा गया कि इसके केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा इसके केसेस हैं। ठीक है, तो ये फीमेल में है या फिर ये किसी भी तरीके से बन सकता है आगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ये सारे काम यहाँ पर तैयार की गई है। ठीक है, कि ये जो है विमेन और मेल दोनों में ये चीजें हो सकती हैं। अभी यहाँ पर इंडिया में सर्वावैक्स के नाम से एक और वैक्सीन यहाँ पे वैसे तैयार हो रही है, मैं उसका भी नाम आपको बता देती हूँ। उसका नाम है गर्डासिल। ये एक और नई वैक्सीन है जो इसके लिए तैयार की गई है। तो अभी तो फिलहाल एक ही को अप्रूवल मिला है, बाकी अभी लेट्स सी इसको सेकंड को अप्रूवल कब मिलता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ये भी एक याद रखिएगा। सीधा वैक्सीन पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ये क्या है वायरस वगैरह ये पूछा जा सकता है। वुमेन में ज्यादा होता है, ठीक है ना, महिलाओं में ये चीज ज्यादा देखने को मिलती है। और जितनी भी वुमेन 15 साल से ऊपर की हैं, उनमें इसका ज्यादा खतरा रहता है। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये भी बहुत बढ़िया स्कीम है, यहाँ पर इंडिया रेलवेज ने अभी स्टार्ट करी है, जस्ट ही इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर, जिसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है, रेल मंत्रालय, ये यहाँ पर छोटे छोटे स्टेशनों का क्या करेगी, नई नीति बना के उनका आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान देगी। ठीक है, यहाँ पर अब ये डिसाइड किया गया कि 1000 रेलवे स्टेशन को, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन को एक ऐसा अपग्रेड किया जाएगा जिसमें वहां जाके भी आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मतलब प्लाजा बनाए जाएंगे बहुत बढ़िया, बहुत लंबे लंबे प्लेटफॉर्म्स होंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो वहां जाने में। ठीक है, ट्रैक्स बहुत अच्छे बनाए जाएंगे, इवन वहां पे 5G भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। मतलब बहुत मास्टर प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, लो कॉस्ट में नए तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर करने की सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, नई पॉलिसी यहाँ पे लेके आई गई है। अब इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं, आपने थोड़ा सा समझ लिया, अब इसको रीड करते हैं हम।
अमृत भारत स्टेशन परियोजना जो है एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर विकास, जितने भी स्टेशन है उनको विकास किया जाएगा। अभी इसमें 1000 स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया गया है। उनकी जो आवश्यकता है उनके संरक्षण के अनुसार एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत हम इसको इम्प्रूव करने वाले हैं। इसके उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भाई न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में उनको और बढ़ाया जा सके, नया प्लाजा यहाँ पर तैयार किया जा सके, सिटी सेंटर का निर्माण किया जा सके, वहां पे नई नई चीजों को यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके, लोगों को उसके लिए जरूरतें जो पूरी है वो वहीं पर ही की जा सके। जहां पर अभी तक हम सरकार जो है वो उतने ज्यादा लेवल पे पहुंची नहीं है, उन यहाँ पर चीजों को दिया जा सके। प्लस वहां पर और क्या किया जा सके, ये चीज पढ़ेंगे सब लोग फिफ्थ पॉइंट को। यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए और दिव्यांग जनों के लिए अलग अलग शौचालय बनाना एक गुड अमाउंट में। वहां पर जो है वो ऐसा स्टेशन में, मतलब शौचालय का स्थान ऐसा हो जहां पर लोगों को दूर से ही वो चीज नजर में आए और वहां पे जाना भी आसान हो, ऐसी चीजें बनाना। वहां पर दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं बनाना, रेलवे बोर्ड यहाँ पर दिशा निर्देश को जारी करेगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे संकेत वहां पे बनाए जाएंगे ताकि लोगों को आना जाने में दिक्कत ना हो, सामने नजर में आ जाए, ठीक है, और देखने में भी बहुत सुंदर लगे। मतलब बेसिकली सुंदर चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। जहां तक भी संभव हो सके जो नाली की सफाई होती है उस पे ध्यान दिया जा सके, और वहां पे जो है ये जितने पंप वगैरह चीजें चाहिए होती है वो सब करे, और नालियों को भी खूबसूरती से डिजाइन किया जा सके। ऐसा नहीं नालियां दिख रही है, पानी दिख रहा है, उसके अंदर से गंदगी दिख रही है, ये सब चीजें नहीं। अलग अलग से चीजें यहाँ पर बनाई जाए, ऐसे साइन लगाए जाए जो देखने में बहुत खूबसूरत लगे, ठीक है। आपको आंखों को देख के ना ऐसा ना लगे है क्या देख लिया हमने, ऐसा फील ना आए। समझ रहे हो बात को? तो वैसी चीजें यहाँ पर लेकर के आई जाए ताकि आप लोग देखने से भी अच्छा लगे उस चीज को, ठीक है ना। सो ये सब आपको ये इसमें किया जा रहा है, ठीक है। अलग अलग जगह पे स्टॉल्स लगाना, साफ सफाई रखना, ये सब चीजें यहाँ पर प्रधानमंत्री योजना में यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया। ये पीआईबी से यहाँ पर आपका लिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएम योजना के तहत ये पूरा एक पिक्चर ली गई है। इसमें किसी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया, समझ गए ना सब लोग? कॉपीराइट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमने प्रधानमंत्री योजना से लिया है, ठीक है ना। तो मैं आपको कॉपीराइट का एक बार मीनिंग समझा रही थी, ठीक है। तो ये है पूरा आपका आर्टिकल यहाँ तक, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ, वो है डार्क पैटर्न्स। ये भी बहुत न्यूज में चल रहा है। डार्क पैटर्न क्या चीज है? ये जो है ये एक ऐसा यहाँ पर एक तैयार किया गया है ताकि एक पर्सन की जो भी यहाँ पर मतलब डार्क पैटर्न जो है इंटरनेट पे होते हैं, कंपनियां जो है ना वो अपने यूजर्स को बरगला रही हैं, अपने यूजर्स को ट्रिक कर रही हैं यहाँ पर। तो ये है डार्क पैटर्न्स, जो आपके डेटा को यूज कर रहे हैं और आपकी जो प्रिवेसी है, आपका जो यहाँ पर गोपनीयता है उसको यहाँ पर खराब किया जा रहा है, उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये डार्क पैटर्न जो है बेसिकली यहाँ पर जो है एक तरीके से ना आपको ना कंपनियां यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को करके दे रही हैं जिससे क्या होता है ना कि आप वो डिसीजन ले लेते हो जो आपको नहीं लेना चाहिए। आपको क्या है ना जबरदस्ती कुछ लिंक्स के ऊपर क्लिक करना, सबने किया है ना अपने उसमें, सब ये चीज करते हैं, ऐसे ऐसे लिंक्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। आपको नहीं भी खरीदनी होती ना चीजें, पर आप फिर भी देखने लग जाते हो। आपको एड्स ऐसी दिखाई जाती है, आपको लिंक्स ऐसे दिखाए जाते हैं कि आप वहां पर नहीं भी आपको ये चीज चाहिए ना, फिर भी आप वो चीज यहाँ पर देख लेते हो, आप वो चीज पर नजर आपकी चली ही जाती है। तो ये अनएथिकल है, गलत तरीके से यहाँ पर चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, और उससे क्या होता है ये जो कंपनी है ना उनको फायदा होती है, ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन डील्स कितनी होती हैं, ठीक है। आपको जो है आपको ये एक परचेज कर लिया तो आपको वहां पे कैंसिल का बटन ही नहीं दिखता, कैंसिल का बटन नीचे जाके दिखता है, ठीक है। और यहाँ पर अपने आप जो है आपकी वीडियोस प्ले होने लग जाती हैं, कई बार वो आप डाउनलोड कर लेते हो उनको, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे चली जाती है। क्रेडिट कार्ड के आपको कितने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो और मेरे पास भी देखो कितने सारे मैसेजेस अभी मतलब आ रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब ऐसे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसी कई चीजें होती हैं जो आप यहाँ पर जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, पर वो क्या करते हैं उसको ना उसके लिए डल कलर्स का यूज करते हैं ताकि आपको दिखे ही ना वो इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत लाइट लाइट कलर्स का यहाँ पर यूज कर देते हैं, ठीक है। तो एड्स आने लग जाती है, सेलिब्रिटी का वहां पर फोटो छाप देते हैं ताकि हम लोग उस पे क्लिक करके देखें अच्छा क्या कह रहे हैं ये लोग, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं यहाँ पर, ठीक है।
और जबरदस्ती जो है हमारे अकाउंट्स हर जगह पे क्रिएट करना, पासवर्ड क्रिएट कराना यहाँ पर, ये सारी कंपनी यूज कर रही है, चाहे कोई भी हो, कोई भी, चाहे एप्पल हो, amazon हो, स्काइप हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, हर कोई इस चीज को यहाँ पर कर रहा है। ठीक है। सोशल मीडिया में अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो लिंक्डइन में आपको अजीब अजीब से मैसेजेस आते हैं, स्पॉन्सर्ड मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। ठीक है। इंस्टाग्राम पे कितनी वीडियोस आती हैं, आप रील देख रहे हो, स्टोरी देख रहे हो, उसके बीच में कितनी स्पॉन्सर्ड वीडियोस आने लग जाती हैं। तो क्या होता है ना कि आप जबरदस्ती पहले देखो उसको यहाँ पर। ठीक है। आप हम लोग जैसे अब यूट्यूब यूज कर रहे हैं, अब यूट्यूब में क्या होता है, आप यूट्यूब देख रहे हो, आपको बीच में बार बार जो है यूट्यूब का प्रीमियम आएगा कि अगर आपको एड फ्री जाना है तो आप करो, इसको देखो। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर ना लोगों को बरगलाने के लिए कि भाई अपना पैसा यहाँ दो, अपना डेटा यहाँ पर दो, उसके लिए ये सारी चीजें, इसे कहते हैं हम डार्क पैटर्न। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न। क्लियर हुआ? ताकि आपकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचती जाए। ये यही सब लिखा हुआ है, आप पूरा रीड कर सकते हो यहाँ पर, मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दी है। लोगों के दिमाग से खेलना, लोगों के संज्ञात्मक पूर्वाग्रहों का फायदा उठा करके ये सारे काम जो है एक कंपनी करती है, और सब आप लोग ही जानते भी हैं, सब लोगों ने इसके शिकार हुए हैं, हर एक व्यक्ति इसका शिकार हुआ है, हर कोई आपसे ये चीज आप करते ही हो। ठीक है। तो यही है, बस तीव्र गति से डिजिटल हो रही है सारी चीजें, तो लोगों को इस चीज का जो है वो बड़ा वो हो रहा है, आपका पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचा दी जाती है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वो आपको ये सारी चीजें करने पर एकदम ना, मतलब वो नहीं कर रही है, पर वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि लोग यहाँ पे करने लग जाते हैं उसको। ठीक है। लोग लोग जो है उसका शिकार बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी शिकार बन जाते हैं, है ना। ये हो जाती, अपने आप से वीडियो चलनी शुरू हो जाती हैं, बीच बीच में जबरदस्ती यहाँ पर कुछ भी डील्स आनी शुरू हो जाती है, हमारा मतलब नहीं है, पर अब आपके फोन में नोटिफिकेशन ही वही आने लग जाएगी बार बार। तो आपको बस ये चीज है ना, आपको ज्यादा यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपके लेंस कार्ड के अंदर आपका 1,000 रुपए पड़ा हुआ है, आपको इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, बार बार मैसेजेस मैसेजेस आएंगे आपके पास, बार बार ना ऐसे अजीब अजीब से वो आएंगे, टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, या आपके व्हाट्सएप पर या व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे अलग अलग मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। कई बार कहते हैं कि भाई ये इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, बाद में पता चलता है उसके ऊपर कॉस्ट भी लग रही है यहाँ पर। ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये है इसके इम्पैक्ट होता है, लोगों का टाइम बहुत ज्यादा जरूरी कंज्यूम होता है इन सब चीजों में देखने में, करने में ना बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, और आप अपना जबरदस्ती उनको ज्यादा मनी पे कर देते हो। अब जोमेटो वाले क्या करते हैं, अजीब अजीब नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर देंगे, है ना। स्विगी जोमेटो, आपको आपको नोटिफिकेशन अलग अलग अजीब अजीब सी आती है कि आप ये लो, आप ये खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, ये भी मंगा लो, ऐसे भी कर लो। तो बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं जो कि बरगलाया जाता है लोगों को। इस पूरे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डार्क पैटर्न, अंधेरे में रखना। ठीक है। अंधेरे में रखने वाले पैटर्न कहते हैं इसको। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? ठीक है ना। तो बेसिकली यही है कि हमें जो है ऐसे थोड़ा सा ना, आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आपका खुद का यहाँ पर जो है डार्क पैटर्न्स में यहाँ पर आपको खुद को जानने पहचानने के लिए सक्षम और ज्यादा बनाए, और आपको जो उनका चयन करना है और गोपनीयता का अधिकार है वो थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर रहे। ठीक है ना। तो ये है आपका पूरा डार्क पैटर्न। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है जितने भी नैतिक मूल्य हैं या फिर नैतिक मुद्दे हैं और उनके साथ एनजीओज। ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, हाल ही में क्या देखने को मिला है कि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, जो बच्चों की संरक्षा के लिए बनाया गया है, उनको जिस उद्देश्य से यहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर गैर सरकारी संगठनों को चुनावनी दी गई, चुनावी सॉरी चेतावनी दी गई है इस चीज के लिए। ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, जो ये एनसीपीसीआर है, उन्होंने एनजीओ को यहाँ पर लिखा है कि जो भी आप यहाँ पर बच्चों को आप जो भी कर रहे हो ना, बच्चों के लिए थोड़ा सा ना जो धन का आप माध्यम बना रहे हो उनको, जो छोटे छोटे बच्चों को आप दिखा करके उनको जो है चेतावनी देने के लिए यहाँ पर एक जो है वो पत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं एक एग्जाम्पल इसका। 2013 में यूके के स्थित एक एनजीओ ने सेव द चिल्ड्रन का अभियान चलाया था जिसका शीर्षक था खुशी। ठीक है। राजस्थान के स्थित एक टोंक में एक कुपोषण उपचार केंद्र में 20 महीने की बच्ची को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया था। ठीक है।
इस बच्चे को एक असहाय और जरूरतमंद बच्चे के रूप में दिखाते उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। तो ये सब क्या है, ये गलत है कि एक बच्चे को आप इस तरीके की चीजें दिखा रहे हो। यूके ने कैंपेन किया था जिसमें ये सब चीजें उन्होंने दिखाई थी, कुपोषण। तो एक बच्चे का यहाँ पर एक अधिकार यहाँ पर हनन होता है। ऐसे ही एक और यहाँ पर जो एक आनंद नाम का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें एक क्षीण बच्चे को, मतलब एक उसका बहुत कमजोर है, उसको दिखाया गया था, जिसकी पसलियां जो है उसकी त्वचा के नीचे चिपकी हुई है। जो यहाँ पर जो है वो, मतलब ऐसी चीजें दिखाना गलत है। ये चाइल्ड राइट को यहाँ पर वायलेट कर रहा है, यहाँ पर उसका उल्लंघन कर रहा है ऐसी चीजों को दिखाना। ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनजीओ क्या कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि जो एनजीओ है वो पहले से ही कमजोर तबके के बच्चों को दिखाकर यहाँ पर क्या करना है, वे हमें यहाँ पर उनका जो है इस्तेमाल करने के लिए उनका कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो ऐसी तस्वीरों का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय सदैव सकारात्मक ही होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें जो है वो बच्चों लोगों में जागरूकता लेकर के आती हैं, जैसे लास्ट में गरीब जो परिवार होते हैं उनमें उनका कल्याण होता है। दूसरी ओर इसमें जो नीति शास्त्र है ना वो आ रहा है। यहाँ पर जो है अ, चाहे ये कल्याणकारी होगा आगे चल के, लेकिन ये अनैतिक है किसी बच्चे को इस तरीके की चीजों को दिखाना, है ना। तो यहाँ पर मीन्स वर्सेस एंड का हाल है, साधन और आवश्यकता के ऊपर यहाँ पर एक विवाद खड़ा हो जाता है। दूसरा यहाँ पर करुणा और विधि के बीच में भी आ जाता है कि उपरोक्त मामले में ये स्पष्ट है कि जो एनजीओज हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको लोगों तक दिखाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा कमजोर वर्ग है उसको, मतलब आप देखो और उनके लिए थोड़ा सा दया भाव लेकर के आओ। लेकिन क्या है कि ना इन सब चीजों को दिखा करके यहाँ पर आप गलत भी एक इंप्रेशन दे रहे हो। प्लस यहाँ पर ये एक गलत है कि किसी बच्चे को इस तरीके के दिखा रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ये नैतिक मूल्यों के अगेंस्ट है और कानून के भी थोड़ा सा ये अगेंस्ट चला जाता है, चाहे इसका कैसा भी एक इम्पैक्ट पड़े, पर ये है गलत चीज ना। तो ये बेसिकली ना एक प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है उसको सॉल्व भी तो बताए यहाँ पर। यहाँ पर सॉल्व तो कर नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो भारत में कुपोषण है वो तो यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से कुपोषण तो यहाँ पर ठीक नहीं हुआ है, तो ये तो ठीक हुआ नहीं है ना। प्लस आर्टिकल 47 हमारा यही कहता है कि हमें यहाँ पर पोषण के तत्व में, हेल्थ में सुधार करना है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो रहा है ना यहाँ पर। तो एनजीओ का काम तो ठीक है यहाँ पर ये, लेकिन वो दिखा रहे हैं लोगों को, पर उसको सुधार करने के यहाँ पर भी तो वो भी तो बताना चाहिए ना। ये एनजीओ का, एनजीओ को जो ताकत मिलती है वो इन सब एक्ट के तहत मिलती है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है दीर्घकालीन नुकसान की कीमत पर अल्पकालिक छवि को प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, गैर सरकारी संगठनों को अगर हम पहले से वंचित कर दे कि भाई गरीबी और भुखमरी की शिकार जनता को आप आकर्षक छवियों में दिखाने से आपको यहाँ पर मना किया जा रहा है। ठीक है, चाहे इसको छवि सुधारने में मदद मिलेगी, इसका जो प्रभाव होगा वो आगे चल के सकारात्मक पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इससे ये भी गंभीर जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एनजीओज हैं ये दिखाते हैं कि भाई सरकार के पूरक होते हैं ये। ठीक है, अगर इनको यहाँ पर आकर्षक चित्र की यहाँ पर अनुमति नहीं दी जाती है तो उनके वित्त पोषण में कमी आ सकती है, ऐसे में उनकी जो पहुंच है उनमें भी कमी आएगी, तो उनको उनको फंडिंग यहाँ पर मिलनी बंद हो जाएगी। तो ये है पूरा ये वाला आर्टिकल। सो इससे तो ज्यादा सवाल नहीं आपके बनेंगे, बस इसको आपको अवेयर होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे, वो किसके ऊपर है, ग्रीन मेथनॉल के ऊपर। हमारा जो ये क्वेश्चन है वो कह रहा है ग्रीन मिथेनॉल या फिर मिथेनॉल, जो आज के आने की जो समय की जो हमारी इकोनॉमी है वो मिथेनॉल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके तहत शून्य या न्यूनतम मात्रा में आगे चल के हरित गृह की जो गैसें है वो यहाँ पर एमिट होंगी। ये एक इस तरीके की तकनीक है जिसके तहत आपके आने वाले समय में ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ शून्य की मात्रा में होंगी। और ये कैसे बनाई जाती है, बायोमास या फिर जो भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है उसके तहत बनाई जाती है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल इकोनॉमी भी कहते हैं, जो आगे का फ्यूचर है। ये क्लीन फ्यूल है, ये साफ ईंधन है, बिल्कुल साफ है बिल्कुल। आगे चलकर आने पर इसका खर्चा करीब 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में होगा, लेकिन यह है कि आज के आने वाले समय में हमारा जो एनवायरनमेंट हो जाएगा वो पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। ठीक है,
ताकि जितने भी यहाँ पर अब आज के समय में जो कोयला है उसको इस्तेमाल करके नई तकनीक यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा गया है कि आने वाले समय में 2030 तक भारत ये करने में 30% यहाँ पर शामिल हो जाएगा। इसके लिए अलग अलग प्लांट्स भी लगाए गए हैं। कौन लगा रहा है? नीति आयोग 2015 में स्टैब्लिश हुई थी। नीति आयोग ये काम यहाँ पर कर भी रही है। कोशिश की जा रही है इसको और बढ़ाने के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वॉल्वो, मर्सिडीज, कैटरपिलर, वो यहाँ पर इंडिया के लोगों के साथ मिल करके इसको यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही है और फिर इसको मेक इन इंडिया का प्रोग्राम का नाम भी दिया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? या आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, ये है आपका पूरा मिथेनॉल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रंगडम मोनेस्ट्री। रंगडम मोनेस्ट्री जो है या रंगदूम मठ एक यहाँ पर बनाया गया है। इसके ऊपर क्वेश्चन है कि ये रैंगडम मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पर है या इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये तिब्बत में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसको देखता है। एएसआई, एएसआई किसने बनाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कहाँ पर है ये जो जगह है रंगदुम मोनेस्ट्री, ये कहाँ पर है? लद्दाख में। कहाँ पर? सूरू नदी के पास। सूरू नदी इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लद्दाख में लोकेटेड है ये। और ये लद्दाख में ही बनाई गई थी। और ये जो है किसका पार्ट है? जास्कर का। जास्कर है ना जो हमारी माउंटेन रेंज, उसका पार्ट है ये। ठीक है, 200 साल पुरानी है, लद्दाख के कारगिल सुरू वैली में लोकेटेड है, तिब्बतन से बिलोंग करती है, गेलुपा सेक्ट से। गेलुपा जो है ये एक तिब्बत बुद्धिज्म का ही एक पार्ट है। गेलुपा किसने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था तिब्बत के एक फिलोसोफर जे सोंग खापा ने। जे सोंग खापा ने इसको तैयार किया था। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, ये जो पूरी यहाँ पर ये है, ये 2017 में इसको पूरा यहाँ पर सोलर एनर्जी से भी नवाज दिया गया है। ठीक है भाई, क्लियर है सबको यहाँ तक सारे क्वेश्चन? ये था हमारा आज का पूरा आर्टिकल कवर, कंप्लीट होता है। इसी तरीके से सारे कवर करते रहिए, लिखते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। हर बार आपको पता है आपके सामने हम 2 क्वेश्चंस को लेके भी आते हैं डेली। डेली डेली हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते हैं जो करंट अफेयर में होते हैं, प्लस आज का करंट अफेयर भी पूरा डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को इस सबसे बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा। जो बेनिफिट मिल रहा है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। बताएं उसके बारे में कि आपको क्या क्या बेनिफिट इससे मिल रहा है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में विद अनदर करंट अफेयर्स। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।